नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दरअसल आपने एक कहावत सुनी होगी कि राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। तो जब 2013 में केजरीवाल एंड कंपनी सत्ता में आई तो उनके लिए यही था कि जो लूटने को मिले उसे लूट लो। हालांकि ये चेहरा तो बन के आए थे एंटी करप्शन का कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद इनके चेहरों से नकाब उतर गए। दरअसल ये एक नंबर के लुटेरे लोग थे। ये वो लोग थे जिनको दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने नकार दिया था। जितने भी ये आम आदमी पार्टी में लोग हैं या नेता हैं, ये सब वो हैं जिनको भाजपा या कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिल पाई थी। बहुत ही शोषित टाइप के, पॉलिटिकली शोषित लोग थे ये। इनका शोषण पॉलिटिकली हुआ था, इसलिए इनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। अन्ना हजारे साहब को लाया गया, कई एनजीओ मिलके उनको यहाँ दिल्ली में लाई। उस बुजुर्ग आदमी को बरगलाया गया जिसका जीवन पूरा करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए बीता था, जिसने महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए और उनसे करप्शन को मिटाया, नेताओं को झुकाया था अपने आगे। लेकिन वो इनके चेहरों पे पड़े हुए मफलर मैन जैसे बहुत कहा जाए कि बड़े सभ्य टाइप के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का जो तमगा था, उसके पीछे छिपे छिपे हुए शैतानी चेहरे को शायद अन्ना हजारे नहीं पहचान पाए थे। तो हुआ यूं कि इन्होंने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जो इन्होंने पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते ही सारे टेंडर कैंसिल कर दिए, सब कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो कॉन्ट्रैक्चुअल वहां पर काम कर रही थी दिल्ली गवर्नमेंट में, और अपने लोगों को रखना शुरू कर दिया। इन्होंने एक काम जरूर किया कि इन्होंने जितने भी लोगों को फायदा पहुंचाया वो सब इनके अपने थे। दरअसल इसलिए भी ऐसा ऐसा इसलिए भी किया गया, केजरीवाल ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि केजरीवाल का अपना कोई वजूद नहीं था, अपनी कोई विचारधारा नहीं थी, अपना कोई एक ट्रैक नहीं था जिस पर चलकर केजरीवाल आगे लंबी नेतागिरी करते। तो हुआ यूं कि भानुमति का कुनबा जोड़े वाला खेल था कि बहुत सारे लोग उसमें मिले और कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ अपनी मौका परस्त थे। तो उनमें से केजरीवाल जो है आगे निकल गए क्योंकि बहुत एक लंबा उन्होंने भूख हड़ताल की अन्ना हजारे के मंच पर और वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच गए। तो इसलिए इनको आगे रख दिया गया, ये आगे आ गए। और दूसरा ये बताते हैं कि कोई अफसर उफसर थे, अब भगवान जाने कहाँ अफसर थे, लगते तो है नहीं कि कहीं किसी भी हालत से। किस तरीके से हो सकता है करप्शन के कारण ही ये पढ़ पाए हों ऐसे स्कूलों में, और इस तरीके के संस्थानों में एडमिशन भी भ्रष्टाचार के कारण ही लिया हो, क्योंकि इनके इनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी ये झलकता नहीं है कि ये कोई अफसर थे। तो अब हम बातें मुद्दे पर आते ही इन्होंने अपनी जो आम आदमी पार्टी थी उसके कैडर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोगों को दिल्ली सरकार में विभिन्न तरीके से रख लिया, नौकरी पे रख लिया। आपने देखा होगा शुरुआती दौर में कि जिस टाइम पर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता था या कोई भी चीज होती थी, हजारों लोग खाकी वर्दी पहने हुए पुलिस की तरह, हजारों लोग सड़कों पर, लड़की लड़के युवा यूथ सब आ जाता था। और सिर्फ उनका काम क्या था, हाथों में तख्ती ले लेना है, उन्होंने जो है गुलाब के फूल देने हैं। उसमें करोड़ों रुपया दिल्ली के खजाने से फूंक दिया गया। LGV सक्सेना साहब को इस पर भी जांच करानी चाहिए कि वो जो लोग रखे थे, क्योंकि जो इन लोगों को सिविल डिफेंस में जो रखने की जो पावर थी वो इलाके के रेवेन्यू DM रेवेन्यू को थी, और वो इनकी भर्ती किया करते थे। और सोर्स बताते हैं कि जहां पर भी सिविल डिफेंस के नाम पर लोगों को रखा जाता था वहां पर भी बाकायदा सचिवालय से एक लिस्ट जाती थी जिसमें जितने नाम होते थे जिस जिले में, उन्हीं लोगों को रखा जाता था, बाकी किसी को भी आगे बढ़ाया नहीं जाता था, बाहर कर दिया जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरा सिस्टम खड़ा किया पार्टी का। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में इन्होंने जो अपने ग्रुप बनाए आम आदमी पार्टी के, तो उसी ग्रुप के अंदर ये चलता था, उसमें वही लोग थे जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे या वर्कर थे। तो जिन लोगों को पहले ही ये मैसेज कर, हमारे सोर्स ये बताते, पुख्ता जानकारी है इस बारे में, कि फिर ये बताते थे कि उसमें मैसेज आता था कि फलां जगह पर
राशन का ट्रक आने वाला है, तो वहाँ पे सारे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर या वर्कर ही इकट्ठे होते थे और उन्हीं को राशन बांट दिया जाता था। इसके बाद बात आई कि इन्होंने एक बहुत सारे लोगों को दिल्ली सरकार में नौकरियों पे रखा, यानी कि अपने ही जो एमएलए थे या जो मंत्री थे या जो अब अधिकारी यहाँ काम करते थे, अफसर, केजरीवाल को किसी पर भी कोई भरोसा नहीं था। इसलिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई, उस यूनिट में बहुत सारे लोगों को रखा गया और लाखों करोड़ों की तादाद में खजाने से सैलरी के नाम पे उन्हें बांट दिया गया। अब ये 471 लोगों को एलजीबी के सक्सेना ने हाल ही में निकाल दिया है। तो अब ये मामला होता गया गर्म। हुआ यूं कि बीते दिनों कोर्ट के अंदर अध्यादेश को लेकर अभिषेक, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के मामले को लेकर अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट सीजेआई पीठ के सामने गए थे। तो वहां पर जाके उनको पीठ ने जो है, सीजेआई ने साफ तौर पर अध्यादेश के मामले को लेकर मना कर दिया। तो उन्होंने इस मामले पे अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए सीधे सीधे वहां पर सीजेआई के सामने बोल दिया कि तो जनाब ये 471 जो मेलोड, ये 471 लोग जो निकाले हैं, बेचारे बेरोजगार कर दिए एलजी ने, तो इन पे तो कुछ बोल दीजिए, इन पे कुछ करा दीजिए। तो जज साहब जो पीठ थी उसने कहा कि 471 लोग किसने रखे थे, कैसे रखे थे? बोला जी ये तो ऐसे ऐसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, यहाँ से वहाँ से आए थे, ये इतने पढ़े लिखे थे, ये थे वो थे, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी बातें इधर उधर की सीजेआई के सामने बोल दी। अब इनको ये अंदाजा नहीं था कि ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी। सीजेआई ने कहा ठीक है, आने वाली 17 तारीख को हम इन पर बात करेंगे, और उन्होंने उठा के एलजीबी के सक्सेना को भी इसमें पार्टी बनाने के लिए कहा कि इस प्ली को आप दोबारा फाइल कीजिए और 17 तारीख को हम इस पे बात करते हैं। 17 तारीख पर इसी बात मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। इसमें केजरीवाल जो है अपने ही बुने जाल में फंस गए। केजरीवाल नहीं फंस गए, फंसवा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, उनका पासा उल्टा पड़ गया। उन्हें अंदाजा नहीं था इस बात का कि सीजेआई इस बात पे राजी हो जाएंगे। उन्होंने तो एक बात कही थी, एक तुर्रा छोड़ा था, लेकिन ये उनके गले की फांस बन जाएगा ये इन्हें भी नहीं पता था। अब सीजेआई ने एलजी को, अब हम बताते हैं असली बात। इसमें असली बात ये है कि जो 471 लोग हैं, केजरीवाल ने रिसर्चर्स, एसोसिएट्स फेलो और एडवाइजर के नाम पे लाखों लाखों रुपए में जो भर्तियां कर ली, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन पे करोड़ों रुपए फूंक दिए गए अभी तक के सरकार में, दिल्ली के खजाने से, सरकारी खजाने से। ये कौन लोग थे? ये सभी केजरीवाल के वो वफादार लोग थे, या फिर एमएलए, जितने एमएलए हैं उनके रिश्तेदार थे, या फिर केजरीवाल के लिए रिश्तेदार थे, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार थे, सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार थे, या किसी ना किसी एमएलए की सिफारिश पे रिश्तेदार या पार्टी के लोग थे। और इन सभी लोगों का काम केवल और केवल जासूसी करना था, पार्टी के लिए, पार्टी के एजेंडे को बढ़ाना था। इनके सबके सोशल मीडिया अकाउंट थे, ये ट्विटर पे थे, फेसबुक पे थे, ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब पर सक्रिय रहा करते थे, फेसबुक पे थे। और इनका काम था कि किसी भी एक ट्वीट को आगे बढ़ाना, किसी ट्वीट को रीट्वीट करना, यानी कि घुमा फिरा के केजरीवाल के लिए काम करते थे और तनख्वाह लेते थे दिल्ली सरकार के खजाने से। आज तक, अब जब ये मामला कोर्ट में आ गया है 471 लोगों को लेके, अभी हालांकि अभी जांच चल रही है, अभी और भी बहुत सारे लोग निकाले जाने हैं, इस तरीके के लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन जब ये कोर्ट में आएगा तो क्योंकि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियों की बात कर दी गई है, ये नोटेड हो चुका है, ये प्ली में है, तो इनकी डिग्रियां भी मांगी जाएंगी। इन पर डिग्री जो है अगर देखा जाए तो इन पे चरवाहा विश्वविद्यालय वाली डिग्रियां भी नहीं मिलेंगी, यानी कि गाय भैंस चराने की डिग्री नहीं है इन पर। ये सब बेहद नकारा और बहुत ही घटिया टाइप के लोग हैं, जिन्होंने सिफारिशों के दम पे केजरीवाल के हाथ पकड़ के ये वहां पर लाखों रुपए की सैलरियां लेकर जो दिल्ली के जो युवा थे, जो इस लायक लोग थे, उन सबको धता बताते हुए ये उन नौकरियों पर थे, वो पद हासिल कर चुके थे जो किसी को नहीं मिल सकता था।
अब हम आपको इनमें से कुछ नाम बताते हैं जो आरटीआई के जरिए भी खुलासा हुआ है और जिनको हाल ही में भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करीब करीब 100 लोगों के बारे में उन्होंने बताया है, जिनमें प्रमुख रूप से आप सुनिए, एक एमएलए की पत्नी साहिबा हैं, एक बड़े एमएलए की, जिनका नाम फिलहाल चुनावों में बड़े मोटी रकम ले लेकर टिकटें बांटने में सामने आया था। बहुत सारे जो काउंसलर के दावेदार थे, पार्षद के, जो आम आदमी पार्टी में, उन सभी को टिकट नहीं दिए गए, बल्कि पैसे ले लेके टिकट बांटे गए थे। इन साहब ने बहुत मोटी रकम इकट्ठा की है और केजरीवाल तक पहुंचाई है। तो इनके ये हैं आंचल बाबा। आंचल बाबा एसोसिएट फेलो हैं, एक बड़ी, समझिए आप किस चीज की एसोसिएट फेलो है ये किसी को नहीं पता है। चरवाहा विश्वविद्यालय की डिग्री है इनके पास भी, लेकिन इनकी सैलरी 1.25 लाख के आसपास है दिल्ली गवर्नमेंट में। इनका काम कुछ नहीं है, आती भी है नहीं आती है, कहीं ये ऑफिस है कि नहीं है, क्या है ये कुछ नहीं पता, लेकिन ये 1.25 लाख से ऊपर सैलरी लेती हैं और दिल्ली सचिवालय में, दिल्ली विधानसभा के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर एक बड़ी नौकरी करती हैं। इसके बाद आते हैं एक श्री राम झा। ये केजरीवाल के निजी स्टाफ में है और पिछले दिनों जब शीश महल वाला विवाद हुआ था तो बहुत सारे पत्रकार अगले दिन शीश महल देखने के लिए केजरीवाल के घर पर पहुंच गए थे। वहां पर यही श्री राम झा हैं जो लोगों को मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए कैमरे में कैद हुए थे और इन पर बड़ा विवाद हुआ था। ये श्री राम झा का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल साहब के लिए सूचनाएं आगे तक पहुंचाते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। अब इसमें जो है इनकी सैलरी भी 1 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख के आसपास है इनकी सैलरी भी, 1.5 लाख के आसपास है। और ये भी अपना जो है कोई एडवाइजर टाइप की चीजें हैं। फिर है एक निशा सिंह, 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी है इनकी और इनका काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिफारिश से वहां पर अपना काम कर रही है और पैसा खा रही है दिल्ली के खजाने का। इसके अलावा एक है प्रियदर्शनी। ये प्रियदर्शनी हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है उसके लिए काम करती हैं, उसको चलाती हैं, लेकिन सैलरी ये ले रही हैं दिल्ली के खजाने से, दिल्ली सरकार से। आप सोचिए, सैलरी यहां ले रही हैं, काम वहां कर रही हैं। एक है मनोज झा। अब इनके बारे में सुनिए, ये मनोज झा साहब हैं, ये भी हो सकता है चरवाहा विश्वविद्यालय टाइप की चीजों में हो। ये मनोज झा दिल्ली जल बोर्ड में चीफ मीडिया एडवाइजर का काम करते हैं। चीफ मीडिया एडवाइजर मतलब आप समझिए कि किसी मंत्री को, हमने बहुत सारे लोग देखे कि मंत्री थे, उनके कोई मीडिया एडवाइजर नहीं थे दिल्ली गवर्नमेंट में। भाजपा की सरकार भी देखी हमने, कांग्रेस की सरकार भी लंबे समय तक देखी, लेकिन कोई भी ऐसा मीडिया एडवाइजर हमें नहीं मिला जो मीडिया के लिए एडवाइज करता हो। बाकायदा दिल्ली सरकार के अंदर एक डीआईपी डिपार्टमेंट है, उसमें सरकारी नौकर काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे मित्र भी रहे हैं वहाँ पर, जो समझिए कि वो पूरे मीडिया को वही चलाते थे और वही सबको जानते थे। सब वो एक पूरा मीडिया का हब है, वही दिल्ली गवर्नमेंट के लिए सारे काम करता है। इसके बाद एक अक्षित मल्होत्रा साहब भी हैं, ये भी बहुत मोटी सैलरी लेते हैं। इसी तरीके से जो 471 अभी सामने आए हैं लोग, इन सब की सैलरियां 1,60,000, 50,000 इस तरीके से हैं और ये मुफ्त की रेवड़ियां वहां पर खा रहे हैं, आराम से खा रहे थे बहुत सालों से, जब से दिल्ली गवर्नमेंट बनी है, करीब 9 साल से। तो अब ये बात पकड़ में आई है। इसके अलावा आप समझिए वो जो खाकी वर्दी वाले घूमते थे वो कहाँ गए, वो उन्होंने भी बहुत पैसा खाया। और आप, मुझे लगता है कि कोरोना काल में आप लोगों ने एक टीम ऐसी भी देखी होगी जो सिर्फ मास्क चेक करती थी और मास्क के नाम पर वो 2-2 हजार रुपए के लोगों के चालान काट रही थी। तो वीके सक्सेना साहब को, एलजी वीके सक्सेना साहब को इस बात की भी जांच करानी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया। एक तो जो 2-2 हजार के चालान काटे गए थे और कितने लोगों को इन्होंने लूटा। कोरोना जैसी महामारी के अंदर इन लोगों ने पूरे दिल्ली के उन लोगों को लूटा जो कार में सवार थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकल रेडी ठेली पटरी रिक्शे वाले को नहीं पकड़ा गया।
वो भीड़ लगा के आराम से सब कुछ कर रहे थे बिना मास्क के, उनको नहीं रोका गया। लेकिन जो कार में, 4 पहिए की गाड़ी में जो कार में चल रहे थे, केवल उन्हीं लोगों को रोका गया। उनको, मैं ये नहीं कहूंगा उनका चालान किया, उनको लूटा गया केजरीवाल के इशारे में। दिल्ली के खजाने में इन्होंने सेंध लगाई और अब इनका ये जो पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से ये फीडबैक यूनिट या इस तरीके के एसोसिएट, फेलो, रिसर्चर क्या रिसर्च करते थे, कोर्ट को ये भी पूछना चाहिए। किस तरीके की इन्होंने 9 साल के अंदर रिसर्च की, उसकी भी कॉपियां मांगी जानी चाहिए। मुझे लगता है LG-VK सक्सेना के वकील काफी सक्षम होंगे, क्योंकि LG-VK सक्सेना खुद ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उनके वकील या उनके जो लॉयर्स होंगे वो भी बड़े सक्षम होंगे। और वो इन फेलोशिप की जो रिसर्च होगी, जिन लोगों ने रिसर्च वहाँ जमा कराई होगी, उनकी कॉपी भी मांगेंगे, उनके बारे में पूरा डेटा मांगेंगे, कब कब उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले गए ये भी मांगेंगे, किससे पास कराया गया ये भी मांगेंगे। ये पूरी चीजें अब पटल पे आने वाली हैं। ये दांव केजरीवाल को उल्टा पड़ा है और केजरीवाल 17 तारीख को जवाब देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे, फंस जाएंगे। ये बहुत बुरी तरीके से अब उनके गले की फांस बनने वाली है। 471 लोग जो दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पे, बेफालतू के पदों पे नौकरियां कर रहे थे। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।